पंचायत की अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं। पिछली बार में हमने देखा था बलवंत राय मेहता की। अब देखते हैं अशोक मेहता समिति ने क्या क्या रिपोर्ट दी थी पंचायती राज समिति के समय में। सबसे पहले अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो दिसंबर 1977 में हुआ था। उस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति गठित की और 1978 में जिन्होंने अपनी प्रमुख सिफारिशें की। क्या बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर बोला था, इन्होंने बोला त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति होगी। जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत, जो कि 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांवों पर मंडल पंचायत, जो कि 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांवों के समूह में होनी चाहिए। दूसरी सिफारिश क्या थी इनकी? राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला के प्रमुख बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अशोक मेहता, जबकि बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था? जिला परिषद एक सलाहकारी पर्यवेक्षक या समन्वयकारी निकाय होना चाहिए और पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक स्तर को कार्यकारी निकाय बोला था। इन्होंने अशोक मेहता ने कार्यकारी निकाय जिला परिषद को बोला है। चौथी सिफारिश, पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदारी बनाई। राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदारी की बात कही थी इन्होंने। और अगला है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हुई, ये भी कहा था। अगला सिफारिश, जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। और नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज का चुनाव कराया जाना चाहिए तथा जो राज्य का पंचायती राज स्थानीय एसोसिएशन का चुनाव होगा राज्य चुनाव आयोग में कराएगा मुख्य चुनाव अधिकारी की सहायता से। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानीय आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को सामुदायिक मान्यता दी जानी चाहिए, भी कहा है। अगला है, जीवीके राव समिति, जो कि गठित हुई थी 1985 में। बीआर मेहता 1957 में, अशोक मेहता 77 में, जीवीके राव 85 में। तो ग्राम विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 जीवीके राव योजना आयोग की समिति थी। 1985 में जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है तथा पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हुई। ये सिफारिश थी कि विकास प्रक्रिया में वो जो पंचायती राज व्यवस्था है केवल दफ्तरशाही तक ही सीमित है, जिसके कारण इसे संस्थाएं कमजोर रहा है। और क्या क्या सिफारिशें हैं? अच्छा, उन्होंने
ये रिपोर्ट में दिया था। सिफारिशें क्या क्या बताई थी उन्होंने? जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी जिला परिषद को महत्वपूर्ण बताया था। दूसरा, एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। अगली सिफारिश क्या कही थी? पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। फिर अगला एल.एम. सिंघवी समिति, ये बनी थी 86 में। एल.एम. सिंघवी 86 में, तो ये राजीव गांधी सरकार, एल.एम. सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र का विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार एक अवधारणात्मक पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। ये सही एल.एम. सिंघवी समिति। टीवी केरा 85, एल.एम. सिंघवी 86 में, उनकी क्या सिफारिश है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण के लिए भारत के संविधान में एक नया अधिकार जोड़ा जाना चाहिए। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए और है ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या गांव की पंचायत को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक संसाधन की बात तो समझनी चाहिए। अगला क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो, उनके विस्तार के लिए एक न्यायिक अभिकरण की भी स्थापना हो। अगर थुमन समिति जो कि आई थी 88 में, थुमन समिति 1988 में संसद की सलाहकार समिति, ये खूब चली थी। पी के थुमन की अध्यक्षता में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से पी के थुमन की अध्यक्षता में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का सुझाव। सिफारिशें क्या कहती हैं? नंबर 1 है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। थुमन समिति ने भी त्रिस्तरीय की बात कही है। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। जिले में योजना निर्माण एवं विकास एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। जिले में योजना निर्माण एवं विकास एजेंसी के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। अगला चौथा क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, जैसा थुमन ने कहा था, जो कि संसदीय समिति की चुनौती थी। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए तथा उसे संविधान
में समाहित करना चाहिए। अगला छठा क्या है? पंचायती राज के तीनों स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं का आरक्षण सबसे पहले किसने बात की थी? हेमंत समिति ने। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात हेमंत समिति ने कही थी। और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन रहेगा? तो जिला का कलेक्टर रहेगा। अब गाडगिल समिति बनी थी 1988 में, के बाद गाडगिल बनी गाडगिल समिति। 1988 में बी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया, कांग्रेस पार्टी ने किया था। समिति ने पंचायती राज को प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। तो सभी समितियां इसी पर गठित की गई थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? देखते हैं इसकी क्या क्या थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ये भी गाडगिल समिति की सिफारिश थी, संवैधानिक दर्जा। दूसरा है गांव स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की बात करी गाडगिल समिति ने। फिर है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित करना चाहिए। पंचायत के तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन। पंचायती राज संस्थाओं को कर टैक्सेस लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो पंचायत के चुनाव संपन्न कराएगा। इसका संवैधानिकरण देखते हैं कैसे हुआ है पंचायती राज संस्थाओं। तो राजीव गांधी सरकार एल.एन. सिंघवी समिति जो कि 86 में बनी थी, एल.एन. सिंघवी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एल.एन. सिंघवी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ये लोकसभा से तो पास हो गया, पर ये हुआ क्या? लोकसभा से तो ये पास हो गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण पास नहीं पाया। इस विधेयक में केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया था। तो इसलिए राज्यसभा से पास नहीं पाया था। 64वां संविधान संशोधन फेल हो गया विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक क्योंकि जुलाई 1989 में लाया गया था। नेक्स्ट है वीपी सिंह की सरकार आई बाद में। कब आई? तो सितंबर 1990 में आई। लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया
लेकिन सरकार गिरने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया। फिर है नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा सरकार पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 में प्रभाव में आया। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पारित कब हो गया था? तो 1992 में और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में, जब इसे ही पंचायती राज दिवस तभी से मनाया जाने लगा। अब कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर देखने हैं हमको। निम्नलिखित में से उपर्युक्त के आधार पे जो भी पढ़ा गया उसमें आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? नाम देख लेते हैं, 1, 2, 3। तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश करी थी। पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित समितियों का सही कालानुक्रम क्या है? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी कब? तो 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता बनी थी 77 में। GV.K. राव बनी थी 85 में। सिंघवी समिति बनी थी 86 में। थुम्मल समिति बनी थी 88 में। तो सही है, 1986 है सबका। बाकी अशोक LM सिंघवी भी है अपना 86 में बनी थी। GV वगैरह 85 में बनी थी। तो गलत हो गया, सही है कुछ। अब है निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत के तीनों स्तरों के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित होने की बात कही थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात यही है, बलवंत राय मेहता ने कही थी। सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही है बलवंत राय मेहता, जिसमें पंचायती प्रधान चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, बाकी समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और परिषद जिला परिषद के सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रदान किया गया था? यही अपने नरसिम्हा राव के काल में 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हो गया, जिसको 93 में लागू किया गया। 1993 24 अप्रैल 1993 को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की गई? अशोक मेहता की 1977 में लिखी। अशोक मेहता ने ही पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी की सिफारिश करी थी। बस समाप्त हो गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बताने हैं कौन से कथन सही नहीं है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, सही नहीं है बताना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा
स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित फीसद सूची में रखा गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक कर सुधार बनाया गया, ये भी बात सही है। स्वतंत्रता के पश्चात 1958 में योजना आयोग 1958 में स्वतंत्रता के पश्चात 1958 में योजना आयोग, जिसका नाम अब नीति आयोग जिसका स्थान नीति आयोग ने दिया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत 58 में हुआ था, 57 में, 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिए थे, बिल्कुल सही बात है। अब है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात हो रही है, जो पंचायती राज संशोधन संबंधित अधिनियम उसकी बात करते हैं। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। इसका उद्देश्य क्या था? देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उसे सशक्त बनाना। और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं करें। अब है नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। इसमें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। अब है इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 और 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों को 29 विषय की व्यवस्था की गई है। ये 29 विषय कौन से हैं? तो 11वीं अनुसूची में शामिल विषय अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों को शक्ति और अधिकार मिलते हैं। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें पंचायतें काम कर सकते हैं। नंबर 1 है कृषि या विस्तार शामिल है। कृषि या कृषि विस्तार शामिल है, जो गांव की कृषि है। फिर है भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, भूमि संरक्षण। लघु सिंचाई, वही जो गांव से संबंधित काम है, वही सब है, तो याद करने में उसमें दिक्कत नहीं है, खाली एक बार। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन,
और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी भी है। अगला है लघु वन उपज, जो जनजातीय क्षेत्र है ये सब। लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग, अवैध ग्रामीण विकास एवं आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, राजमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा लगा ली, घरों के छतों पे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत शिक्षा क्या है, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय आदि, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से व्यक्तियों का कल्याण, दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। अब इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए सरकारें संवैधानिक रूप से पार्टी में 73वें संविधान संशोधन के तहत अब बाध्य हो गई है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्यों को दो तरीके के विषय दिए गए थे। एक अनिवार्य कि जिसपे अनिवार्य उपबंध में सभी राज्यों को काम करना था, और स्वैच्छिक में राज्यों की मर्जी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्वैच्छिक प्रावधान पहले हम लोग देखते हैं क्या थे। स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायत राज पद्धति अपनाने के समय भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तथ्यों का ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा मतलब ये कोई गांव है, गांव में 18 साल के जितने भी 18 साल के ऊपर भी लोग जिनका निर्वाचन सूची में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्रामीण सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित करेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वही बात है। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, अर्थात ग्राम स्तर, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट दे सकता है। अर्थात पंचायत समिति यहाँ पे नहीं होगी, केवल ग्राम पंचायत और जिला परिषद। अगला है सदस्यों एवं अध्यादेश का चुनाव।
ग्राम स्तर, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य जनता द्वारा या लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक स्तर व जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उन्हीं में से किया जाएगा। फिर अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात चुने हुए सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव होगा। जबकि गांव स्तर पर प्रधान का चुनाव जनता सीधे चुनेगी। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से जो राज्य का विधानमंडल तरीका निर्धारित करेगा उसके द्वारा सीधे किसी पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्य किसी पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्य की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं तो पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। क्या किसी पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्य पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्य जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। अब सीटों का आरक्षण कैसे मिलेगा उनको, तो ये अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तर पर अनुसूचित जाति सीटों का आरक्षण। ये अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत SC व ST की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 1/3 से कम में। अर्थात महिलाओं को टोटल आरक्षण कम से कम 1/3 मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं है। अब एक राज्य है, ये किस राज्य के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, किस राज्य में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षण नहीं है, तो वो राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे अनुसूचित जाति है ही नहीं तो आरक्षण किसको देंगे। जनजातियों के लिए सब अधिकतर जनजातियां हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अब यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। अर्थात ये मतलब किसी राज्य में OBC को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूर्णतः राज्य विधानमंडल का अधिकार है। ये अर्थात स्वैच्छिक अधिकार के अंतर्गत आता है, चाहे वो दे या ना दे। यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत
अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे या ना करे। पंचायत में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ नहीं है? पंचायत में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसा इसलिए कि उस राज्य में पूरी तरह मूल निवासी जनजातियों से आबाद है, अर्थात यहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। यह प्रावधान 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। ये भी काम का चीज है। यह प्रावधान 83वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया। हमारा हो गया समाप्त।